यूपी को नरक से निकालो की सीरीज में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि असल में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी यूपी को कश्मीर बनाने में लगे। ये जो घर घर जनसंपर्क हो रहा है बिना किसी एजेंडे के हो रहा है, और ये जो जनसंपर्क है, इस जनसंपर्क का जो पूरा का पूरा लक्ष्य है और जो कैंपेन का लक्ष्य है वो ये है कि अब यूपी को कश्मीर बनाना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि उन्होंने योगी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट से उस लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, उसके निहितार्थ समझने की जरूरत है। वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि यानी उनको पाकिस्तान प्यारा है और हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। कोई पूछ ही सकता है कि भाई यूपी के चुनाव का जिन्ना और पाकिस्तान से क्या लेना देना? यूपी के चुनाव का कश्मीर से क्या लेना देना? आप 5 साल आपने शासन किया है, आपके पास में बिल्कुल बहुमत की सरकार थी, आपको किसी ने काम में बाधा नहीं दी। आप यूपी में अपने विकास के कार्यों को क्यों नहीं बताते? ये जिन्ना, पाकिस्तान, कश्मीर, इसका जिक्र क्यों करना चाहते हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो कि उनके निहितार्थ बहुत ही साफ है कि वे चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाया जाए। कश्मीर बनाने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश को एकदम ठप कर दिया जाए। समाजवाद पर बात नहीं हो रही है, मनी अखिलेश यादव के कोई पॉलिटिकल एजेंडे पर बात नहीं हो रही है, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एजेंडे पर बात नहीं हो रही है। ये पूरा हक है योगी को और अमित शाह को कि वे ये कहें कि प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो उसके बारे में वो राय व्यक्त करें, उसको वो खारिज करें, अपना राजनीतिक प्रोग्राम बताएं, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहे। उन्होंने एक फ्रेज का बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही सर्कुलेट किया है, तमंचावाद। और ये जो लैंग्वेज है, जिन्ना, कश्मीर, तमंचावाद की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इस बात का संकेत है कि अब अमित शाह और योगी के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश नहीं होगा जो गंगा जमुनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता था, बल्कि वह उत्तर प्रदेश होगा जो कि कश्मीर को जैसा उन्होंने बनाया है। अगर इसके बावजूद आप इस भाषा को नहीं समझते तो आप मूर्ख हैं या अज्ञानी हैं या फिर आप भोले हैं। लेकिन वे तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं ये बात? उनसे पूछा जाना चाहिए, सवाल किया जाना चाहिए। पिछले 7 साल में, और खासतौर पर जब 370 5 अगस्त 2019 से हटा दी गई, तो 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर के हालात सुधरे हैं या बदतर हुए हैं? क्यों नहीं लोग कश्मीर की बात करेंगे? कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कश्मीर की बात उठ रही है तो योगी से यह सवाल पूछा ही जाएगा, अमित शाह से यह सवाल पूछा ही जाएगा कि आपने कश्मीर में विकास किया या विनाश किया। इस सवाल जिन्ना और पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, उसके जीवन मरण का सवाल है।
अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स, जो सबसे बड़ा राइट्स था उनका, कि वे एक संप्रभु राज्य के तौर पर वो प्रांत जाना जाता था। पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि एक बने हुए राज्य को, जिसको कि 70 साल से काम करते हुए हम देख रहे थे, उसको एकदम इवॉलिश कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा? अगर अगली बार बीजेपी आई तो उत्तर प्रदेश का नक्शा वही नहीं होगा जो आज है। आप ये लिख लीजिए इसे, क्योंकि इनके टारगेट बहुत क्लियर है। इनका टारगेट यह है कि किसी भी तरह से जो हमारे यहां की जो संघात्मक व्यवस्था है, जो विभिन्न राज्यों को स्वायत्तता और विभिन्न राज्यों को जो अधिकार दिए गए संविधान में, उन अधिकारों पर क्रमशः हमले किए जाए। और यह काम नरेंद्र मोदी बहुत ही सुचिंतित ढंग से कर रहे हैं और आपसे छिपा रहे हैं। और आपको जो आपके मुंह में भाषा घुसड़ रहे हैं वो ये, आप अखिलेश पर बात कीजिए, आप तमंचावाद पर बात कीजिए, आप गुंडों पर बात कीजिए, आप परिवारवाद पर बात। अरे आप ये बात क्यों नहीं करते कि कश्मीर में आपने क्या उपलब्धि हासिल की? अखिलेश को या किसी भी नेता को पूरा हक है ये जानने का कि कश्मीर में कश्मीर की जनता को मोदी सरकार ने तबाह किया या विकास के रास्ते पर ले गए। हालात इतने बदतर हैं वहां के, वहां 100 में से तकरीबन 80 लोग बेरोजगार हैं। और आपका भविष्य भी यही है। शुरुआत हो चुकी है। 13 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है उत्तर प्रदेश में। 16-17 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ की आबादी है। उस 20-21 करोड़ की आबादी में अगर 13 करोड़ लोग अगर फ्री राशन ले रहे हैं तो इसका मतलब है वे कंगाली के दरवाजे पर पहुंचा दिए गए हैं। बस सिर्फ यह कंगाली की आग में झोंकना बाकी है। नरेंद्र मोदी और योगी, अमित शाह और योगी, ये गुजरात मॉडल लागू नहीं कर रहे हिंदुस्तान में। ये गुजरात मॉडल लागू नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में। ये कश्मीर मॉडल लागू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और कश्मीर मॉडल की ब्यूटी है कि 100 में से 80 लोग बेरोजगार। और जब नरेंद्र मोदी ने 370 को एबॉलिश किया तो पहला काम यह किया कि जो बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कराने वाला दफ्तर था, उस दफ्तर को और उस मंत्रालय को ही उठा दिया। जिससे कि रिकॉर्ड में ही नहीं आया कि कश्मीर में कितने लोग बेरोजगार हैं। अरे पाकिस्तान हमले कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले कीजिए। पाकिस्तान को सेना को आदेश दीजिए कि पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को वो घेरे, मारे, बंदूक से उड़ा दे। लेकिन कश्मीर की जो निर्दोष जनता है, पिछले 11 साल के आंकड़े बताते हैं कि कश्मीर के साथ में हमारे जो केंद्र में शासक रहे हैं वे कुल मिला के, और इसमें से 11 में से 7 साल तो नरेंद्र मोदी के शासन के, उसमें 27,000 निर्दोष लोग मारे गए हैं। ये 27,000 वे लोग मारे गए जो कि कभी किसी भी आतंकवादी संगठन के मेंबर नहीं रहे। कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी दोषी को दंड नहीं। ठोको ठोको की जो राजनीति है, वो ठोको की राजनीति कहां से आई? ठोको की जो पॉलिटिक्स है, जो कि यूपी की कल्चर का हिस्सा बना दिया गया, जिससे वो कहां से आई? वो कश्मीर से आई। ठोको, जिस पर भी संदेह उसे गोली से मार दो, बिना तहकीकात के गोली से मार दो। तो संकट कहां है? कश्मीर की बात करेंगे कि नहीं करें? कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर के लोग भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। बड़ी बड़ी बातें। हालत यह है कि जो कश्मीर का बजट पार्लियामेंट से पास किया गया, उस बजट का आधे से अधिक हिस्सा इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया।
बाकी छोड़ दीजिए। सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक दो चीजें जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कश्मीर को कैसे तहस नहस किया जा रहा है। कश्मीर में बहुत ही शानदार शहतूत का ऊन पैदा होता है, और यह शहतूत का ऊन जो है वो बहुत ही रेयर चीज है, और इसको जो मतलब पशु के जरिए हम अर्जित करते हैं वो रेयर प्रजाति है, और अब वो स्थिति है कि उस रेयर प्रजाति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब शहतूत के ऊन का हम विकास ही नहीं कर सकते। ऊन के उत्पादन में एक देश है दुनिया में जिसे हम लोग न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, छोटा सा देश है। शहतूत का उत्पादन, ऊन का उत्पादन होता तो हिंदुस्तान का कितना भला होता, कश्मीर का कितना भला होता। अब स्थिति है कि शहतूत का ऊन अब लोगों को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो जिस प्रजाति से वो ऊन आता है उस प्रजाति के विकास पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो इन्वेस्टमेंट ही बंद हो गया। तो सबसे नुकसान किसे हुआ इससे? कश्मीर के किसानों को हुआ, कश्मीर के उद्योग को हुआ। दूसरी चीज, यानी एक तरफ आपने कश्मीर के जो ऊन उद्योग है उसको आपने तबाह किया। सेकंड चीज जो आपने की जो कि बहुत ही भयानक है, वो ये कि कश्मीर के सेव बहुत ही फेमस है। कश्मीर अपने सेव के लिए जाना जाता है। कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा सेव से होने वाली आमदनी पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में कई कारणों से, उसमें प्राकृतिक कारण भी है, उसमें सरकारी कारण भी है, कई कारणों से पूरी की पूरी सेव के उत्पादन, वितरण और उसकी जो व्यापार की जो प्रणाली है वो एक तरह से तबाह हो चुकी है। मसलन जब बहुत तेज बर्फबारी हुई 2018 में, तो उस बर्फबारी से लाखों सेव के पेड़ नष्ट हो गए। किसका शासन था वहां? नरेंद्र मोदी का शासन था। नरेंद्र मोदी ने सेव के उत्पादकों के लिए कहने के लिए कि जो सेव के पेड़ गिरे हैं उनको आप लगाइए, उसके लिए सरकार पैसा देगी, लेकिन कैसा? ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। एक किसान ने लिखा कि उसके 50 पेड़ गिरे थे, लेकिन सरकार से जो मदद मिली उससे मुश्किल से वो 2 पेड़ खड़े कर पाया, यानी 48 पेड़ वो खड़े कर ही नहीं पाया। तो इससे सेव के उद्योग को जो क्षति पहुंची, उसके उत्पादक किसानों को जो क्षति पहुंची, वो क्षति की पूर्ति आपने की नहीं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जितनी बार प्राकृतिक आपदा से, बरसात से और दूसरी चीजों से फसल बर्बाद हुई है, योगी सरकार ने कभी एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आपकी फसल बेकार हो गई, बेकार हो गई, उनके लिए कोई लेना देना नहीं है इससे। तो सरकार में काहे के लिए गए? एक और चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो सेव का उद्योग जो बहुत बड़ा उद्योग है, जिससे 10% की उनकी जो है पूरी अर्थव्यवस्था की आमदनी उस पर जुड़ी हुई है, उसमें तकरीबन 7 लाख परिवार और कुल मिला के 35 लाख लोग काम करते हैं। अगर सेव उद्योग बर्बाद होता है, जो कि हो रहा है, तो इससे कौन नष्ट होगा? सेव के उत्पादक किसान नष्ट होंगे, और आप उन्हें इसलिए नष्ट होने देंगे क्योंकि वे, संयोग की बात है कि वे मुसलमान हैं। किसान पूरे देश में बर्बाद हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो रहा है, वो कश्मीर में भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि आपकी जो बेसिक पॉलिसी है, बीजेपी की जो बेसिक पॉलिसी है, वो किसान विरोधी पॉलिसी है। तो गेहूं का उत्पादक किसान
बर्बाद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेव का उत्पादक किसान बर्बाद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया, जब बर्फबारी हुई तो उससे तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ सेब उद्योग का। सरकार ने 500 करोड़ पैसे ही नहीं थे सरकार के पास देने के लिए। राम मंदिर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया जुगाड़ हो सकता है, लेकिन सेब उद्योग बनाने के लिए, सेब उद्योग को बचाने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ की मदद मुहैया नहीं करा पाई। कोशिश तो होनी चाहिए थी। जैसे आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आपको कहना चाहिए था सेव का पेड़ वहीं लगाएंगे जहां सेव का पेड़ गिरा है, तब तो हम समझते कि आप किसान के पक्षधर हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने किसानों की मदद के नाम पर बहुत ही नॉमिनल, नाम मात्र का आपने पैसा रिलीज किया। एक और चीज, जो महान पुलवामा की घटना हुई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी 2019 का इलेक्शन जीत गए, उस पुलवामा की घटना के कारण सेब उद्योग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। हजारों ट्रक माल रोड पर जहां था वहीं रुक गया और वो नष्ट हो गया। और जो सेब जम्मू कश्मीर में खेतों में था वो पेड़ों पर ही रह गया या लोगों के घरों में नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने राजमार्ग बंद कर दिए। तो आपका जो पुलवामा का एक्शन था, उस पुलवामा के एक्शन से आपके अब वोटों की वर्षा तो हुई, लेकिन कश्मीर के सेब उत्पादक किसान बर्बाद हो गए। और आप कहते कश्मीर की बात मत करिए। क्यों नहीं बात करेंगे भाई? क्यों नहीं सवाल पूछेंगे उत्तर प्रदेश के किसान कि कश्मीर के किसान कैसे हैं, खुशहाल हैं, मस्त हैं, या उनके जीवन में तबाही आई है? एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 5 अगस्त 2019 को आपने 370 नष्ट की, और 370 नष्ट करके राज्य का दर्जा खत्म किया, और पूरे जम्मू कश्मीर में आपने लॉकडाउन लगा दिया। और इस पूरे लॉकडाउन से कौन बर्बाद हुआ? इससे जो इंडस्ट्री बर्बाद हुई, जो व्यापार बर्बाद हुआ, जो दुकानदार बर्बाद हुए, वो तो हुआ ही, लेकिन इससे सबसे अधिक बर्बाद हुआ जो वहां पर सेव की खेती करने वाला किसान था वो। क्यों? क्योंकि अपने फोन, सड़क, इंटरनेट, ये सारे तकरीबन 8 महीने बंद रहे। आप किसानों के हित रक्षक हैं, आप किसान की जनता की सेवा कर रहे हैं, आप कश्मीर की जनता की सेवा कर रहे हैं। आप जिन्ना को गाली देके आप कश्मीर की जनता के सम्मान में इजाफा कर रहे हैं। जिन्ना मर गए, जिन्ना का कोई वजूद नहीं है, जिन्ना भारत के लिए एकदम अप्रासंगिक है, लेकिन बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर नेता के लिए जिन्ना प्रासंगिक है, क्योंकि उसके नाम पर वे लोगों के दिलो दिमाग को भड़का सकते हैं। और भड़काने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? रियल इशू से ध्यान हटाना। कश्मीर का रियल इशू यह है कि किसान के जो सवाल है कश्मीर के, उन सवालों में बात करो। उत्तर प्रदेश का मुद्दा तमंचाबाद नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि किसान और किसानों की भुगतान, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की है। अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार का के ऊपर गन्ना किसानों का तकरीबन 27,000 करोड़ रुपया बाकी है, जो पेमेंट नहीं दिया गया है। तो आप भाषा के नाम पर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप लोगों के अंदर जहर उगलना चाहते हैं और जहर पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि लोग रियल इशू पर बात ना कर सके। अंत में
बिजली के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प वहां लिया गया और उसका एक फायदा कायदे से कश्मीर की जनता को मिलना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर में पानी बहुत है। और पानी किसका है? वो कश्मीर की जनता का है, भारत सरकार का नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की जनता का है, राज्य का पानी नहीं है वो। लेकिन आपने क्या किया कि जो वहां पर बिजली उत्पादन के जो केंद्र लगाए, वे बिजली उत्पादन के केंद्रों से जो बिजली वितरित होती है वो कश्मीर की जनता को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन कश्मीर की जनता को दुगने दाम पर बिजली मिलती है। आप कहते हैं कि बिजली के प्रश्न को उत्तर प्रदेश में उठाओ मत। अरे कश्मीर में जितने में बिजली बनती है उससे दुगने दाम पर बिजली बेचती है सरकार। पानी किसका है वहां? जो बिजली उत्पादन केंद्रों में, कारखानों में लगा हुआ है, वो पानी कश्मीर की जनता का है, जम्मू कश्मीर की जनता का है। वो जम्मू कश्मीर की जनता को सस्ती बिजली दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। और आप प्रश्न क्या उठा रहे हैं? जिन्ना और तमंचाबाद। जनसंपर्क में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जनसंपर्क करे, समझ में आती है। अब वो दूसरे विधायकों के यहां स्थिति इतनी बदतर है बीजेपी की कि वो दूसरे विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। अमित शाह की हालत इतनी पतली है कि वे दूसरे विधायकों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। आपने तो देश में काम किया था ना। आप हर साल 4,000 करोड़ रुपए से अधिक अपने काम के विज्ञापन पर खर्च करते हैं, तो अमित शाह को घर घर वोट मांगने की जरूरत क्या है? वोट मांगने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। आप लोगों को झूठ बोलना चाहते हैं, आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में जनता इसका प्रत्युत्तर देगी। अखिलेश यादव को घर घर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्होंने पब्लिक मीटिंगें की थी। लेकिन अमित शाह को घर घर जाके प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है और योगी को पड़ रही है। इससे पता चल रहा है कि यूपी में बीजेपी की हालत पतली है। और अब एक ही नारा है, अब की बार नहीं बीजेपी सरकार। अब वो नहीं कह रहे चीख चीख के कि 300 सीट लाएंगे, 200 सीट लाएंगे, जैसे बंगाल में कह रहे थे। हवा निकल चुकी है, हवा निकल चुकी है। तो मेरी अपील यही है कि ये जो तमंचाबाद, जिन्ना, कश्मीर, ये जो लाया जा रहा है, इसका एकमात्र पर्पज ये है, एकमात्र एजेंडा है जिसको, जो कि वो भविष्य का एजेंडा है, वो ये कि हमें उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना है। कश्मीर का मतलब यह है कि पूरी की पूरी जनता को अधिकारहीन बना दो और बेरोजगारी की आग में झोंक दो। शुरुआत उसकी हो चुकी है योगी के इस शासन से। अगर दूसरे चरण में योगी को दोबारा मौका मिला, बीजेपी को दोबारा मौका मिला, तो आप तय मानिए, न किसान बचेगा न बेरोजगार बचेंगे। तो बेहतर यही है कि बीजेपी को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह से हराया जाए। फिलहाल इतना ही।